हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटिफिक बाय कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ये अपने चैनल की वीडियो नंबर 31 के थ्रू एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग इसे स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स। इससे पहले हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम और बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 1 है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर की बेसिक्स को समझेंगे। क्यों इस चैप्टर से लोग घबराते हैं, क्यों इसके न्यूमेरिकल्स को देखते ही छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है, नोट्स बनाते चलना है और पढ़ते जाना है। चलिए, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बोला जा रहा है स्टडी ऑफ चेंजेस विच अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस की स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। मतलब कोई एक एग्जांपल दे लेते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कि ये आप हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठंड के कारण आपको ठंड लग रही है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही लो है, बॉडी की होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब है। आप चले गए यहाँ से आग के पास, ये कोई आग हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या, आग से हीट मूव करेगी, आग से हीट तो सब कहीं मूव कर रही है, तो थोड़ा सा इधर भी मूव करेगी और हीट इस सिस्टम से, जिस सिस्टम में आग जल रही है उस सिस्टम से आपके अंदर आ गई। तो अब आपके अंदर जो आपको बहुत ठंड लग रही थी, आपकी होम्योस्टेसिस जो डिस्टर्ब थी, वो धीरे धीरे फिर से रेगुलर हो जाएगी, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपकी होम्योस्टेसिस में मेंटेनेंस हुआ या होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गई, मतलब आपकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ चेंज हो गई। अब इन चेंज की स्टडी करते हैं हम लोग किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, आग और तेज़ होती चली गई और आप यहाँ पे बांध दिए गए हैं। इमेजिन करिए, आप बंधे हुए हैं, यहाँ से जा नहीं सकते और आग और तेज़ होती चली जा रही है, तो आपको बहुत 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 ज़्यादा गर्मी लगेगी। हो सकता है इतनी तेज़ आग हो जाए कि आपकी बॉडी के अंदर के प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज बढ़ जाए। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी। तो जो डीनेचरिंग हो रही है उसकी स्टडी में क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को करते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। यहाँ पे बात आती है कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ये हो गया सिस्टम। और इसको छोड़ करके इसके चारों तरफ जो कुछ भी पाया जा रहा है वो सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। ईच एंड एवरीथिंग which exist around a particular system can be regarded as surrounding। ठीक है, तो यहाँ पे सराउंडिंग को आप कंक्लूड कर सकते हो कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी है यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स में आप खड़े हो, आप अर्थ में नहीं हो, आप सोलर सिस्टम में नहीं हो, आप यूनिवर्स में हो। ठीक है, यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में आप जो हो गए वो सिस्टम हो गए, और बाकी जो यूनिवर्स हो गया वो होगी सराउंडिंग। तो अब यूनिवर्स हुआ क्या, आपको मिला लिया जाए प्लस सराउंडिंग को मिला लिया जाए, इसको मिला करके क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। बोलिए भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं। उसको हम लोग ने बोल दिया यूनिवर्स है ये। ठीक है, अब ये सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। ये सिस्टम ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हमने नोट्स को नहीं डिनोट किया, मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए बात को। ये ओपन हो सकते हैं सिस्टम, ये क्लोज हो सकते हैं, ये एडियाबैटिक हो सकते हैं। तो कई तरह के हो सकते हैं। ओपन सिस्टम क्या होते हैं, कोई एक सिस्टम है, जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है गरम गरम, और ये ओपन है। तो होगा क्या यहाँ पर वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स के साथ में हीट भी रिलीज होगी क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सिस्टम
जहाँ पर मास और हीट दोनों माइनस में आ जाए, मतलब दोनों घट जाए, दोनों का लॉस हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ओपन सिस्टम। क्या बोला गया? ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? ओपन सिस्टम, जहाँ पे वेपर्स भी निकल रही, मतलब मास निकल रहा, वाटर रिलीज हो रहा है मास, और हीट भी रिलीज हो रही है, तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम देखते हैं हम लोग। दूसरा सिस्टम क्या है? वही गिलास था, हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर से इसको टाइट कर दिया, अच्छे से पैक कर दिया, ठीक है, बढ़िया अच्छे से पैक कर दिया, ढक दिया। तो अब क्या होगा? क्या पानी ठंडा नहीं होगा? बिल्कुल ठंडा होगा। तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी कम नहीं पड़ेगा, वेपर्स नहीं बनेंगी, मतलब मास नहीं रिलीज होगा, लेकिन हीट रिलीज होगी। ऐसा सिस्टम कहलाया जाता है क्लोज सिस्टम। क्या कहलाया जा रहा है? क्लोज सिस्टम। तीसरा एक और सिस्टम आ रहा है, एक और सिस्टम आता है जिसके चारों तरफ एक स्पेशल टाइप की वॉल लगी होती है, एक स्पेशल टाइप की वॉल लगी होती है, ऐसे कुछ, ठीक है। और ये वॉल क्या करती है? ये वॉल क्या करती है? इसके अंदर से हीट के लॉस को बचाती है, ठीक है, हीट के लॉस को बचाती है। जैसे आपका थर्मस, मिल्टन बॉटल्स, इस टाइप में जो होता है, आइसोथर्मल बॉटल्स जो होती हैं, जहाँ पे बोलते हैं गर्म पानी आप रखिए, बहुत समय तक गर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मास भी लॉस नहीं हो रहा है और हीट भी लॉस नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग आइसोथर्मल या एडियाबैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। बोलिए भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? एडियाबैटिक सिस्टम बोल रहे हैं। अब एक बात ज़रा समझ लीजिए, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि कोई एक एडियाबैटिक या 100% एडियाबैटिक सिस्टम का एग्जाम्पल दीजिए, तो मैंने डेफिनेशन जो बताई है वो कभी नहीं चेंज होगा, प्रिंसिपल नहीं चेंज होगा। एडियाबैटिक सिस्टम वो होता है जहाँ पे मास और हीट रिलीज ना हो, मास और हीट का लॉस ना हो, उसको एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। आप ज़रा सोचिए, मास तो रिलीज नहीं होगा, लेकिन क्या पानी अगर आज आपने भर दिया है, बहुत अच्छी बोतल लेके आए हो, तब भी क्या 6-7 दिन तक वो गर्म रहेगा? नहीं। हो सकता है वो 12 घंटे तक गर्म रहे पानी, 24 घंटे तक गर्म रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वो गर्म नहीं रहेगा। तो हुआ क्या है यहाँ पर? हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है हीट लॉस वाला, वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। तो इससे हमको पता क्या चला कि 100% एडियाबैटिक सिस्टम जो है वो ये है नहीं। तो फिर है क्या 100% एडियाबैटिक सिस्टम? तो केवल और केवल एक ही सिस्टम है, अगर हम लोग यूनिवर्स को एज अ सिस्टम कंसीडर कर लें। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना कि हम लोग अभी तो यूनिवर्स को सिस्टम और सराउंडिंग मिला करके बोला था, नहीं। अगर हम लोग ने यूनिवर्स को एज अ सिस्टम मान लिया है, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिवर्स क्या है? एक एडियाबैटिक सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि जो भी हीट है वो इसी के अंदर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर ट्रैवल कर सकती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिस्टम की बात हो रही है। अब यूनिवर्स को एक सिस्टम माना है और इसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। जैसे हमने वाटर को भी एक ग्लास को पूरा एक सिस्टम माना था, उसके अंदर वाटर सिस्टम था, ठीक है। अब वाटर के अंदर अगर हम लोग चाहें तो उसके अंदर भी सिस्टम हो सकता है उसके अंदर कोई माइक्रोब हो और उसको भी एज अ सिस्टम भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यूनिवर्स में ही, यूनिवर्स के अंदर एनर्जी बस ट्रैवल करती रहती है एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में, लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी का जो वैल्यू है या जो हीट है वो कांस्टेंट है। तो यूनिवर्स इज अ एब्सोल्यूट एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको हमको समझना है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोला जा रहा है कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी, जैसे यूनिवर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो वो कांस्टेंट है, जो एनर्जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। हम लोग कर क्या रहे हैं, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, केवल हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। कैसे? मान लेते हैं ऐसे वुडन स्टिक है इतनी बड़ी सी, और अगर हम लोग इसको जलाते हैं तो अभी ये केमिकल एनर्जी थी। वुडन क्या है? वुड है, सेलुलोज है, सेलुलोज है टाइप ऑफ केमिकल। अगर हमने इसको जला दिया तो इससे हीट निकलेगी, एक एनर्जी, और राख बन जाएगी।
ऐश तैयार हो जाएगी इससे। दूसरी एनर्जी, ये भी एक केमिकल हो गया ऐश, है ना, कैल्शियम वगैरह होगा इसके अंदर, ऐश हो गया। हीट को हमने मान लिया कि चलो इसको हमने यूज़ कर लिया वाटर को बॉईल करने में, ठीक है, और उससे वेपर्स बनी, उससे टरबाइन मूव किया गया, हमने उससे टरबाइन को मूव कराना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने उससे क्या किया, एंगुलर मोमेंटम जनरेट किया। टरबाइन जब मूव हुआ, नाचना शुरू हुआ, तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई। तो एनर्जी क्या हो रही, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घर पे आई और हमने उससे क्या किया, साउंड बजाना शुरू कर दिया। वॉइस या नॉइस, नॉइस नहीं करो यार, वॉइस कर दो, ठीक है, वॉइस, साउंड वेव्स जनरेट हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी चेंज हो रहा है। हमने उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी से पंखा चला लिया, फिर से हीटर जला दिया, फिर से हीट बन गई, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, एनर्जी जो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। सिर्फ ध्यान से सुनते रहना है और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंट्रोपी इंक्रीजेस टिल मैक्सिमम। एंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तक एंट्रोपी इंक्रीज करती है। बोला जा रहा है जब आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हो तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करती है, या कोई सिस्टम जब कोई एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, ऐसे समझो, ए प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था सॉरी, और प्रोडक्ट बन गया। तो जब प्रोडक्ट बनता है उस समय एंट्रोपी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करती है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट हम लोग और समझने जा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है, कोई एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो हो क्या रहा है, यहाँ पर एंट्रोपी मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज करती है, जितनी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है उतनी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब एंट्रोपी होता क्या, अभी एंट्रोपी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडम मैनर में अरेंज होने के चांसेस। तो रैंडम मैनर में अरेंज होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ते जाते हैं। उसी के कारण हम लोग बोलते हैं कि जो मेरी अर्थ है वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, सन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन का मतलब ये नहीं कि 2021 में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसको ख़त्म होना ही है। और ऐसे ही सन को भी ख़त्म होना है। तो कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट है उसको ख़त्म होना है, नष्ट होना है। अगर आपने कभी जीवन में ब्लैक होल के फॉर्मेशन को पढ़ा होगा, उसमें नोवा सुपरनोवा करके स्टेप्स आते हैं, उसमें होता क्या, एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ते 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 वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कारण है। तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, एक परफेक्टली, अभी एंट्रोपी का मतलब मैंने पूरा नहीं बताया, अभी एंट्रोपी आगे और समझाऊंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव जीरो एंट्रोपी एट 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा हुआ, 0 केल्विन है, ठीक है। 0 केल्विन पे कोई एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, परफेक्टली ऑर्डर्ड हो और क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, तो उसका एमॉर्फस सॉलिड नहीं हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, तो उसका एंट्रोपी 0 होता है, ठीक है। अब परफेक्टली ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि मान लेते हैं क्योंकि वो एक सॉलिड है, जिसे मान लेते हैं कि ये कोई ऐसे, यहाँ पे मानते हैं Na, नीचे देखिए इधर, यहाँ पे NaCl NaCl NaCl, ऐसे NaCl 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 NaCl, ऐसे खूब ढेर सारे NaCl अरेंज है। कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि Cl 2 बार अलग आ जाए, 3 बार आ जाए, ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड, रैंडम, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड ना हो बल्कि ऑर्डर्ड हो। तो ये ऑर्डर्ड मैनर में अगर अरेंज है, इसको हम ऑर्डर्ड ना बोल के बोलेंगे परफेक्टली ऑर्डर्ड है, हर बार बिल्कुल NaCl लगातार आ रहा है। और अगर हम लोग, और ये सॉलिड भी कैसा है, क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस नहीं है। अभी हम लोग आगे कभी सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो बताएंगे कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस समय इसकी एंट्रोपी कितनी होती है, 0। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड 4 नंबर में कभी कभी, कि फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है, सॉरी फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। ऐसे जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ बता रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ऐसे कुछ, ये 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इन दोनों का टेम्परेचर हमें पता है तो तीसरे का टेम्परेचर भी सेम रहेगा,
बस बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं बताई, इसको आप थोड़ी देर अगर नॉर्मल फील करोगे इस बात को, तो आपको इसे समझ में आ जाएगी कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं बता दी। ठीक है, एक सर्किल में अरेंज है, हमको 2 का पता है, तीसरे का अपने मन से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर शुरू में टेम्परेचर इसका ज़्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जीरोथ लॉ है। ठीक है, तो जीरो हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। लेकिन एंट्रोपी अभी समझ में नहीं आई है। एंट्रोपी बहुत अच्छे समझ में आएगी। कुछ की पॉइंट से हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, बस ध्यान से सुनते रहिए। आपको टॉपिक आएगा नहीं, बल्कि आप खुद ही इसको पढ़ाने के लायक बन जाओगे। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है, पहला है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, आप गूगल करिएगा यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हमने 2 की बात करी है, एक है कैलोरी और दूसरा है जूल, जो आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है, देखो 2 यूनिट्स यहाँ पर, या फिर इतनी सारी यूनिट्स बनाई क्यों जाती हैं, उसके पीछे भी कारण रहता है कि आपका लिटरेचर ईजी हो जाए। जो भी आपका लिटरेचर है वो ईजी हो जाए, जब आप पढ़ो तो आपको वो अच्छे, या बोल सकते हो सरल लैंग्वेज में समझ में आ जाए वो बात। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, तो वो कैलोरी यूज़ करी जाती है ज़्यादातर बायोलॉजिकल सिस्टम में। जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर हम लोग कैलोरी यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही हो, ये बायोलॉजिकल एनर्जी हो गई, अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम लोग जूल की बात करते हैं। ठीक, अब लिटरेचर में आसानी क्या हो गया, आप पेपर पढ़ रहे हो, कोई रिसर्च पेपर, वहाँ पे कैलोरी बोल रहा है, तो आप समझ रहे हो कि वहाँ पर कोई बायोलॉजिकल सिस्टम की बात हो रही है, आसान हो गया। लेकिन बीच में जूल बोलना शुरू कर दिया तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि कोई मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे, ब्रेड लेके आए, बिस्किट लेके आए, तो पीछे ही नहीं लिखा होता है कि एक बिस्किट खाने पे 1200 जूल एनर्जी मिल जाएगी ना, कैलोरी में लिखा होगा। क्लियर, ठीक है, जो ब्रेड है वो आप खाओगे, बायोलॉजिकल सिस्टम है, या वो ब्रेड भी बायोलॉजिकली बनी हुई है। ठीक है, जनरेटर में डाल करके पंखा नहीं चलाओगे ब्रेड को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, ये जो रूल जो मैंने बताया, ये कोई रूल नहीं है, ये रूल नहीं बना कि यही करना है। होता क्या है, पेपर में क्या करते हैं कि कभी कभी सिस्टम जो होता है वो नॉन बायोलॉजिकल होता है या मैकेनिकल होता है, और एनर्जी उसकी कैलोरी में दे देते हैं, और फिर आंसर जूल में पूछ लेते हैं। क्या समझा, क्वेश्चन में कैलोरी में दे दिए और आंसर जूल में मांग रहे हैं, तो अब ये तो दिक्कत हो गई। अब आपको कैलोरी जूल का इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो आप ये जान लीजिए कि कैलोरी या 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर है। ठीक है, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है। ज़रा सोचिए, कैलोरी बड़ी है कि जूल? कैलोरी, अगर कैलोरी सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर जूल सोच रहे हो तो फिर से सोचना, कैलोरी बड़ी है। अरे $1 72 रुपीज़ के बराबर है, तो डॉलर बड़ा है कि रुपया? डॉलर। ठीक है, ये सब छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं भैया, ऐसी क्वेश्चन बनते हैं CSIR में खासकर। ठीक है, कैलोरी जो हो गई वो यूनिट बड़ी हो गई। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जूल क्या हुआ तो अगर हम लोग इसको जूल बोले, या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, या 4.18 जूल को 1 कैलोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है, तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है, तो 1/4.18 करो, तो आंसर आया वो 0.239, 0.239। क्लियर, क्या कैलोरी। ठीक है, तो अब इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे, जूल इक्वल टू 0.239 कैलोरी, तो ये कन्वर्जन में आगे हम लोगों को हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग और चीज़ें भी देखते हैं। वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करते हैं। वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट की अगर हम लोग बात करें, सॉरी हीट नहीं, एनर्जी, वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है
इस सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो एनर्जी देने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, ठीक है। या तो हीट के थ्रू एनर्जी दी जा सकती है या तो वर्क करके। तो एनर्जी देने के दो ही तरीके हैं, या तो ये सिस्टम इसको हीट दे दे तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, या तो इसके ऊपर कोई वर्क कर दे तो ये एनर्जी मिल जाएगी इसको। और इसके अलावा तीसरा कोई भी तरीका नहीं है। भैया ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट है। जो यूनिट वाला स्टेटमेंट बताए थे कि मैकेनिकल एनर्जी जूल में, बायोलॉजिकल एनर्जी कैलोरी में, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो तो फंसाने में यूज़ हो सकता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो या तो हीट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो वर्क करके कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ चीज़ें और जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ये, इन्हीं पॉइंट से पूरा चैप्टर बनने वाला है और बहुत आसान होने वाली है चीज़ें अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होने वाली है। चलिए तो प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इंटेंसिव। तो प्रॉपर्टीज़ की क्या बात हो रही है? प्रॉपर्टीज़ बहुत तरह की, जैसे कोई एक सिस्टम है, उसका अपना एक मास है, उसका अपना वॉल्यूम है, उसकी अपनी कंसंट्रेशन है, उसमें अपने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसका अपना टेम्परेचर है, उसकी अपनी कंसंट्रेशन है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, पीएच है, बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कुछ एक्सटेंसिव थी और कुछ इंटेंसिव थी। जानते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है ऐसा, ठीक है, या सिस्टम चलिए ठीक है, कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, मटेरियल है, और हमने इस सिस्टम को कर दिया डिवाइड। तो डिवाइड कर देने पर ऐसे वो प्रॉपर्टीज जो चेंज हो गई हों वो कहलाई जाती है एक्सटेंसिव, और जो ना चेंज हो, जो इंटेंट ही बनी रहे, इंटेंट मतलब चेंज ना हो रही हो, तो उसको बोलेंगे इंटेंसिव, नॉट चेंज। क्या कहा गया यहाँ पर? मान लेते हैं कि कोई एक ग्लास है, उस ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई थी, ये देखिए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और इस कोल्ड ड्रिंक को इस दूसरे ग्लास में थोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरा ग्लास में इस कोल्ड ड्रिंक का आधा कर दिया गया। तो अब जब आधा हो गया तो हमें ये बताइए, इसमें से कोल्ड ड्रिंक कम हो जाएगी ना, तो कम कर दे। चलिए कम कर दिया। कम कर देने से क्या क्या होगा? कम कर देने से क्या क्या होगा? कम कर देने से क्या होगा? मास कम हो जाएगा। पहले पूरा गिलास भरा हुआ था, अब आधा ही बता भरा है, मास कैसा हो गया? चेंज हुआ। तो मास कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव। पहले ग्लास ऊपर तक भरा हुआ था, ठीक है, अब ग्लास आधा ही भरा हुआ है, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। पहले यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के मान लेते हैं 100 मोल्स थे यहाँ तक, तो अब आधे रह गए, 50 मोल्स ही कोल्ड ड्रिंक के रह गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए। लेकिन ये क्या ऐसा होगा कि इस कोल्ड ड्रिंक इस ग्लास में जब पलटा गया, आधी दे दी गई, तो क्या वो कहेगा अरे लाओ तुम्हारी वाली ज़्यादा ठंडी है क्या? ऐसा बोलेगा? क्या टेम्परेचर दोनों का सेम है? या कहेगा लाओ तुम्हारी वाली ज़्यादा मीठी है ना, कंसंट्रेशन सेम है, तुम्हारी वाली खट्टी ज़्यादा होगी, मेरी वाली मीठी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं, पीएच सेम है। तो वो प्रॉपर्टीज जो सेम है, जो चेंज नहीं हो रही हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जा रही हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स के मेजर सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो मेजर सेक्शन में क्या है? पहला इंटरनल एनर्जी है, जिसको या तो ई से डिनोट करेंगे या तो यू से डिनोट करेंगे। तो या तो ई से या तो यू से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी, सारी एनर्जीज का सम अप क्या कहलाया जाता है? इंटरनल एनर्जी। सारी एनर्जी क्या मतलब?
बहुत तरह की एनर्जी होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी, ऐसे बहुत तरह की एनर्जी होती है। हीट एनर्जी हो गई उसकी, ठीक है, उसके अंदर किसी तरह का मोमेंटम हो रहा है, तो बहुत तरह की एनर्जी होती है। और हर एनर्जी के सब टाइप्स होते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी में ट्रांजिशनल एनर्जी हो रही है, या वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें ध्यान से सुनते रहिए। ये सब काम अभी आएगा आगे जब हम लोग मेथड्स इन बायोलॉजी या टूल्स टेक्निक में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत काम आने वाला है, वो सब मैं पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स को तेज़ी से ख़त्म करके मैं अब जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री को साथ साथ ले करके चलूँगा। मैं थोड़ा सा जेनेटिक्स के भी यूनिट को स्टार्ट कर दूँगा, शुरू करूँगा, शुरुआत पेडिग्री से सोच रहा हूँ करूँ, सारे क्वेश्चंस कराऊँ आज तक जितने पूछे गए पेडिग्री में, ठीक है। कोशिश तो यही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब, अरे यही सब जो बताया जाता है लोग बताते हैं, तो बहुत सुन चुके हो सब बातें, ठीक। तीसरी चीज़ क्या आ रही है यहाँ पर, रोटेशनल एनर्जी हो रही होगी, रोटेशन, एक कोई बोल सकते हैं बॉन्ड का रोटेशन, अभी हमने वो रामाचंद्रन प्लॉट में बताया बॉन्ड रोटेशन, कोई एक मॉलिक्यूल है कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच में वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज अपोजिट है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत पास आ जाने पे इलेक्ट्रॉन पास आ जाते हैं तो रिपल्सन जनरेट होने लगता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। या ये तो सिर्फ एटम की बात हुई थी, ये तो किसकी बात हुई, एटम की। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में भी, ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्स लग रहा है, लेडनन फोर्स लग रहा है, हो सकता है कुछ स्पेशल कंडीशन क्रिएट हो जाए, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए, ठीक है, या साइड ब्रिज जनरेट हो जाए, तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ऐसे बहुत तरह की एनर्जी है, बहुत तरह की बॉन्ड एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी होती है। इन सारी एनर्जी का जो समअप है वो है इंटरनल एनर्जी। अब बात आ गई कि सर जब बहुत तरीके की होती हैं, पता भी नहीं है कितने तरीके की होती हैं, तो सम कैसे करें, आपको पता ही नहीं है कि कितना कितना जोड़ना है, तो आंसर कहाँ से दिया जाए, तो आंसर देना मुश्किल ही नामुमकिन है भैया। तो क्या करा जाए, तो ऐसे में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। आप जानिए कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन से चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन से चल रही हैं। जैसे आप अच्छे हो, कितने अच्छे हो, 1 किलो अच्छे हो कि 5 लीटर अच्छे हो, कितने अच्छे हो, नहीं, आप X से अच्छे हो और Y से भी बेकार हो किसी पर्टिकुलर पढ़ाई में, क्या हुआ, ये कंपैरिजन हुआ, क्लियर। आप गोरे हो, कितना गोरे हो, ठीक है, कितना गोरे हो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से गोरे हो और दूसरे से काले हो, ऐसा कुछ कंपैरिजन से चल रहा है। ऐसे इंटरनल एनर्जी, एनर्जी बोला गया उसके अंदर एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, कहीं नहीं बहुत एनर्जी है, कहीं नहीं कितनी एनर्जी है, कहीं तुमसे ज़्यादा एनर्जी है, कंपेयर कर लिया, बात समझ आ रही है। तो इंटरनल एनर्जी कंपैरिजन पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है डेल्टा यू, कंपेयर करते हैं तो माइनस करते हैं ना, कि इनकी और इनके बीच में जो अंतर आया वो है चेंज, तो चेंज पे डिपेंड है, कंपैरिजन पे। और हमने भी आपको बताया कि कंपैरिजन जो होता है वो डिपेंड करता है, या हीट जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, ये वाला पॉइंट, वो ट्रांसफ़र सिर्फ 2 ही फॉर्म में होती है, या तो हीट के रूप में या तो वर्क के फॉर्म में। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी देने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो सिस्टम को हीट दे दो या तो सिस्टम पे कोई वर्क कर दो। तो मतलब अगर उसमें चेंज भी आ रहा होगा तो वो चेंज के भी यही 2 कारण हैं, हीट और वर्क। तो चेंज के यही 2 कारण हैं, हीट और वर्क। क्या कुछ रटना है क्या इसमें, कुछ नहीं रटना है। वर्क को हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो गई, मैंने बोला डेल्टा यू इक्वल टू, कैसे चेंज करोगे, हीट देके या वर्क करके भैया। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई सिस्टम है, ठीक है, फोर्स को एक स्पेशल कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर से डिनोट भी कर सकते हैं। ज़्यादा या ये इतना डिज़ायर नहीं है, ठीक है, डिज़ायरेबल नहीं है आपके लिए, इतना जान लो कि वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम था, ये इमेजिन करो। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक सिस्टम था, उसके ऊपर ऐसा पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का मतलब कि अंदर की गैस जो है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसके ऊपर ये गैस थी, ठीक है, अंदर गैस भरी हुई है, चलिए फील कर लीजिए अंदर गैस भरी हुई है। अब हुआ क्या, हमने उसके ऊपर प्रेशर एक समय पी था, फिर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, कुछ प्रेशर दिया उसको, मान लेते 1 kg का प्रेशर दे दिया। ठीक है, केजी का, पास्कल का, जो भी मानना हो, जिस यूनिट में, डजन मैटर, यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो पिस्टन ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, पहले यहाँ पे था कहीं, अब यहाँ पे आ गया, ये V1 था, ये V2 हो गया। ठीक है, तो कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, V1 और V2 का, V1 माइनस V2 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, V1 माइनस V2 कर सकते हैं, या V2 माइनस V1 कर लो, माइनस में आना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ये हमने बोला कि पिस्टन यहाँ से यहाँ पे आया, डिस्प्लेस हुआ है, तो इसीलिए डिस्प्लेस को हमने वॉल्यूम में चेंज बता दिया, ये वॉल्यूम में चेंज आया। ठीक है, पहले वॉल्यूम ये पूरी थी, V1 पूरी वॉल्यूम थी, अब क्या हुआ, कम हो गई तो V2 हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हुआ क्या, V1 माइनस V2 इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे प्रेशर कम कर देने पर क्या होगा, प्रेशर कम कर देने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो फिर वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगी, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा V के द्वारा डिनोट किया गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने किया क्या, समझ गए कि वर्क कितना हुआ, प्रेशर देने पर वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो ये प्रेशर देने पे जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वही टोटल क्या है, वर्क है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। तो वर्क की जगह पे इसकी वैल्यू रखी गई, जो आपका बन गया क्या, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी को हम लोग यूनिट डिपेंड करती है कौन सा सिस्टम है, सिखा दिया ना पीछे। ठीक है, तो यूनिट डिपेंड करती है कि वो सिस्टम कौन सा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस फार्मूले को याद रखिएगा। सिचुएशन हमने समझा दी है, इंटरनल एनर्जी रटने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बता रखा है कि इंटरनल एनर्जी में सिर्फ हीट और वर्क के थ्रू ही चेंज किया जा सकता है, हीट और वर्क का ही सबमिशन किया जाता है इंटरनल एनर्जी चेंज को पता करने में। आगे बात आने वाली है इंथैल्पी, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है टॉपिक ये, इंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनिटी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, अब ये तो अब कोर केमिस्ट्री तो अभी स्टार्ट हुई है ना, अभी तक तो बायो केमिस्ट्री चल रही थी, अब ये केमिस्ट्री बायो है, इसमें बहुत थोड़ी सी बायो ज़बरदस्ती लाई जा रही है। ठीक है, सिस्टम खाली बायोलॉजिकल एज्यूम किया जा रहा है, नहीं तो कोर केमिस्ट्री है। चलिए बात करते हैं इंथैल्पी की। इंथैल्पी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ली है, द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। अब हीट कंटेंट, कितनी हीट है उसके अंदर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो भैया जी ये कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है, तो आप ये जान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है, उसका हीट कंटेंट कितना होगा वो भी प्रेशर पे डिपेंड करता है। कैसे, अज्यूम कर लीजिए जिन्होंने ऑटोक्लेव देखा हो, या जिन्होंने घर में कुकर देखा हो, ठीक है, प्रेशर कुकर बोलते हैं ना उसको, तो कुकर देखा हो, तो ऑटोक्लेव का फिलहाल एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं।
उम्मीद है आप सब लोग ऑटोक्लेव देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्रेशर कुकर को पैरेलल लेकर चले। ठीक है, तो ऑटोक्लेव में क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर बढ़ा देते हैं। प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देने से 15 LBS तक प्रेशर बढ़ा देते हैं ऑटोक्लेव का। तो प्रेशर ज़्यादा कर देने पे जो पानी 100 डिग्री या 99.98 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर जाता है, कब, जब प्रेशर 1 ATM रहता है, वही हायर प्रेशर कर देने पर 121 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। अब हमको ये बताइए कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसका 99.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसका हीट कंटेंट ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। हीट कंटेंट कैसे पता चलेगा? छू के पता कर लो। छू के नहीं पता करना है, ठीक है, या मान लो छू के पता कर लिए, ठीक है। तो छू के पता करने का मतलब क्या है कि जिसको छूने पे ज़्यादा गर्म लग जाए, इसको ज़्यादा गर्म लगेगा। पिघला हुआ लोहा छू लो, हाथ डाल दो उसके अंदर, पिघले हुए लोहे में, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, उसका हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। तो प्रेशर का मतलब ये है। कांस्टेंट प्रेशर क्यों लिया गया, आप मन में अज्यूम करिए, किसी से पूछिए कि कांस्टेंट प्रेशर क्यों लिया गया है, फिर देखिए, किसी का नॉलेज नहीं चेक करना है, लेकिन आप देखिए कि कॉन्सेप्ट कितना लोग पकड़ पा रहे हैं बात को, ठीक है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट से खेल करके स्पेशली फॉर CSIR एग्जाम क्वेश्चंस को डिराइव किया जाता है। फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, वही पुरानी बात, इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस P डेल्टा V वर्क, ठीक है। ये हो गया एंथैल्पी, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कहीं एक जगह पे पीछे में लास्ट में कहीं पे पेज पे धीरे धीरे फार्मूला लिखना शुरू कर दो, ठीक है। एंजाइम्स के सारे फार्मूला एक जगह पे लिख डालो, और बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में कुछ एक फार्मूले अगर हों तो वो लिख डालो, और इसमें अभी आने वाले हैं तो फार्मूला एक जगह पे लिखे रहो। अभी इकोलॉजी में आएंगे तो जहाँ भी जो भी फार्मूला आ रहा है उसको एक जगह पे लिखते रहो, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाई करते रहिए। अब आई भाई बात बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रोपी की, जिससे 2 स्टेटमेंट या 2 लॉ भी हमने थोड़ा टूटे टूटे समझाए थे, तो उन टूटे हुए लॉज को मजबूत करने जा रहे हैं एंट्रोपी के थ्रू। तो क्या होती है एंट्रोपी? एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यही रट रहे हो ना हमेशा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। एक बार मन में सोचिए, मन से पूछिए अपने, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन आएगी। जो रटा है उसका कॉन्सेप्ट आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। खाली दिमाग में नई चीज़ भरना बहुत आसान होता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एंट्रोपी को फील करते हैं। तो एंट्रोपी क्या करती है? रैंडमनेस को मेज़र करती है। मान लेते हैं कि ऐसे समझते हैं, पहले तो कई तरह के एग्जांपल्स को लेकर के समझेंगे जिससे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। मान लेते हैं A, B, C और D, ठीक है, ये अरेंज हो रहे हैं, ये अरेंज हो रहे हैं, इसी ऑर्डर में अरेंज हो जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो इसी ऑर्डर में अरेंज होने के चांसेस क्या हैं? इसी ऑर्डर में, या ऐसे छोड़ो, ऐसे चलो ये स्केच करते हैं। ये ग्रीन लिख दे, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लू, ठीक है। ब्लू पूरा लिख दे भैया, स्पेलिंग ब्लैक के लगभग बराबर है, ठीक। अब ये ग्रीन, ब्लैक, रेड और ब्लू, ठीक है। अब हमने किया क्या भैया, ध्यान दीजिएगा, हमने किया क्या, इसको ऐसे लिया, ऐसे करके छोड़ दिया। अब बताओ इस ऑर्डर में अरेंज हुआ? ये नहीं हुआ, इस ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ। क्या हुआ? रैंडम हो गया, ठीक है। क्या हुआ? रैंडम हो गया। ऑर्डर में अरेंज ना हो करके रैंडम मैनर में अरेंज हो गया। ये है रैंडमनेस। अब डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या मतलब है? मान लेते हैं इसे छोड़ा था, तो ग्रीन तो ग्रीन आया, ब्लू तो ब्लू आया, रेड की जगह सॉरी ब्लैक तो ब्लैक आया, रेड की जगह ब्लू आ गया, और रेड की जगह ब्लू आ गया, और ब्लू की जगह रेड आ गया, ठीक है। ये भी रैंडम ही है, ऑर्डर तो ये था,
ये भी कैसा है, रैंडम है। लेकिन मान लेते हैं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। पहले क्या था, दो तो ऑर्डर थे, अब तो दो भी नहीं है, तो रैंडमनेस और बढ़ गई, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और बढ़ गई। और ये अपने मन से होता है, बताओ, ये हमने उठा के रखा है तब हुआ। सोचो, थोड़ा थोड़ा स्पॉन्टेनिटी की तरफ आपको समझाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने जब रखा है तब हुआ, लेकिन जब हमने इसको ऐसे करके छोड़ा तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं हुआ, ये अपने मन से हो रहा है। क्लियर? आपने घर में कमरे को सेट किया है बढ़िया, इधर फोटो फ्रेम, इधर शीशा, इधर पार्लर का सामान सब रखे हुए हो, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ये आपने किया है तब हुआ। लेकिन कुछ ना करो और यूज़ करते रहो करते रहो करते रहो, 1 महीने बाद सब कुछ अनऑर्डर्ड हो जाएगा, वो अपने मन से होगा। अनऑर्डर्ड अपने मन से होता है, स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक को अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस कहते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है वो। तो इसको कहते हैं, रैंडमनेस को क्या बोल दिया, एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या मेजर करती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को। अब एक बात और जान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज करती है, जबकि मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीमेंट का वो डिक्रीज करता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बड़ा मज़ेदार, समझिए। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर, हाउएवर मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। मतलब कि मान लेते हैं कि 10 डिग्री से बात शुरू हुई, 10 से गया 20, 20 से गई 30, 30 से गई 40। मान लेते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस में जो चेंज आया, ठीक है, तो वो 10 से 20 पहले मान लेते हैं 100 था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस में चेंज 100 चेंज आया। फिर 200 था, 100 थी 200 हो गई, फिर 250 हो गई। तो यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ रहा है ना, 100 से 200 से 250 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। यहाँ से यहाँ आने पे तो 100 यूनिट बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पे कितने यूनिट बढ़ा, 50 यूनिट बढ़ा। तो मैग्नीट्यूड जो है वो घटता है, ये याद रखिएगा। टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने का मैग्नीट्यूड घट रहा है। उम्मीद ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें इसका फार्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच की बात करेंगे, इंथैल्पी की बात करेंगे, या सिंपली इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आए होंगे। तो ये 5, 6, 7 फार्मूले भी आएंगे इस चैप्टर में, उनको याद भी नहीं करना। मैंने इसे जिसको इस तरह से समझाया है इसी तरह से आप समझेंगे, फार्मूले भी रट जाएंगे अपने मन से, ठीक। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती है, सॉरी जीरो रहती है। कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइस था, आइस से वाटर बना, वाटर से फिर आइस बना। रात में खूब ठंड पड़ रही है, दिन में गर्मी पड़ रही है, दिन में झील पूरी पानी हो गई और रात में फिर जम गई। फिर बात समझ पा रहे हो ना। तो जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्लियर। लेकिन जो इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, उसमें चेंज कितना होता है, वो हमेशा बढ़ता है। अभी मैंने पहले भी बताया, रैंडमनेस लगातार बढ़ जा रही, अनऑर्डर्डनेस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। घर को जितने दिन बाद आप आओगे उतना गंदा होता चला जाएगा। आप छोटे बच्चे घर में 4 हैं, आप 2 घंटे बाद घर में लौट के आओगे, थोड़ा सामान बिखरा मिलेगा। 2 साल बाद आओगे, पूरा सामान बिखरा मिलेगा। 4 साल बाद आओगे, पूरा घर बिखरा मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यह रैंडमनेस चेंज हो रही है, लगातार चेंज होती जा रही है। उसी रैंडमनेस के चेंज होने के कारण कोई इंसान की डेथ हो रही है, प्लैनेट की डेथ हो रही है, किसी नोवा सुपरनोवा जैसे फिनोमेना जनरेट हो रहे, ब्लैक होल बन रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। समझ में आता जाएगा, कमेंट करते रहिएगा और खूब जम के शेयर करते रहिए, ठीक है। आप ही लोग टीम हो, कोई अलग से टीम नहीं है हमारी, ठीक है। चलिए, तो ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। 0 से ज़्यादा मतलब 0.1, 0.2, 0.3, मतलब कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन कब होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। जैसे
लिक्विड या बोल सकते हो आइस, वाटर और वेपर्स। तो इधर से इधर जाने पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी घटेगी? बोलो 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 बोलो। ठीक है, बढ़ेगी भैया। अभी इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाओ। आइस लो टेम्परेचर पे होता है, लिक्विड मीडियम टेम्परेचर पे हो गया, वेपर्स थोड़ा और तेज करना पड़ेगा टेम्परेचर तब। तो सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस कहाँ पर है? इसमें। अरे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स के, इधर उधर बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे। जब बहुत तेज भागेंगे तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी। लिक्विड में थोड़ा बहुत भाग सकते हैं, गिलास के अंदर पानी, इधर उधर थोड़ा बहुत आप हिला सकते हो, तो रैंडमनेस कम होगी। और आइस में बिल्कुल सॉलिड रहता है, रैंडमनेस और कम रहेगी। अगर यही आइस या ये सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट परफेक्टली ऑर्डर्ड मैनर में हो जाए, जो कि नहीं होता है, जो एक केवल अजम्पशन है, बहुत ही रेयर, या बोल सकते हो होता ही नहीं है। ठीक है, होता ही नहीं है ऐसा। तो अगर वो परफेक्टली ऑर्डर्ड हो जाए, परफेक्टली ऑर्डर्ड हो जाए, तो 0 केल्विन पे उसकी एंट्रोपी 0 होगी। ये थर्ड लॉ में मैंने बताया था, वो बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जब भी होता है तो एंट्रोपी कोशिश करता है कि मैक्सिमम लेवल पे बढ़े। कोई भी रिएक्शन होती है तो एंट्रोपी मैक्सिमम लेवल पे बढ़े। उम्मीद अब सेकंड लॉ आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत खूबसूरत से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम लोग स्पॉन्टेनिटी टर्म आया, उसको भी धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो एंट्रोपी डिपेंड किस पे करती है? एंट्रोपी डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, पॉलीमराइजेशन पे, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं, या देख लेते हैं यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है। एंट्रोपी जो होती है वो बॉन्ड्स के नंबर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब बॉन्ड्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतनी कम होगी। ठीक है, अब देखो भाई आइस वाले में रिलेट करके चाहे देख लो, ऐसे आइस, वाटर और वेपर्स। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होते हैं? लगभग 4 मान के चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड छोड़ देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड सब में सेम है। ठीक है, सब में सेम है कोवैलेंट बॉन्ड भैया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर घटेगा बढ़ेगा, देखते हैं। फिर कितना हुआ वेपर्स, वाटर वाले में 3.5 एवरेज मान के चलते हैं। मान के नहीं चलते, होता है ऐसा, क्वेश्चन आ जाएगा फैक्चुअल, तो इस पर टिक करना है आपको। ठीक है, वेपर्स फेज में 0 रहता है। बॉन्ड का नंबर घट रहा है, बॉन्ड का नंबर घट रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। बॉन्ड का नंबर घट रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। क्लियर हो पा रही बात की नहीं? ठीक है, तो वही तो मैंने बताया, बॉन्ड का नंबर अगर कम होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। बॉन्ड का नंबर कम होगा। अच्छा, पॉलीमराइजेशन जब होता है तो बॉन्ड का नंबर बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। बात तो एक ही है, पॉलीमराइजेशन और बॉन्ड का नंबर की बात एक ही है, अलग करके पूछा जा रहा है। आप कंफ्यूज हो ना हो, बस रिलेट कर ले जाओ एक दूसरे से। बॉन्ड का नंबर कब बढ़ेगा, या पॉलीमराइजेशन होने पे क्या होगा? बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा। बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी घटेगी। टोन पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को लगाए रहिए। एंट्रोपी घटेगी। कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने बार बार दिखाया, फिर से एक और एग्जाम्पल भाई इसी को बताते। जब 3 पेन लगाए थे तो ऑर्डर्ड होने के क्या चांसेस, अनऑर्डर्ड होने के चांसेस ज़्यादा थे। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 2 लगाए थे तो 2 में क्या हो सकता है, सोचो 2 पे देख लेते हैं। ये जब हम इसको छोड़ेंगे, या तो ग्रीन रेड रहेगा, या तो रेड ग्रीन रहेगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ग्रीन रेड रहेगा या तो रेड ग्रीन रहेगा। 2 ही तो चांस है। लेकिन जब 3 हो गए, अब ज़्यादा होगा, बोलो ज़्यादा होगा ना कॉम्बिनेशन, रेड ग्रीन नहीं। बोलो भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थक गए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही, लेकिन हम सोच रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को ठिकाने लगा के ही जाएं फिर आगे। ठीक, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली कुछ भी ना रटना पड़े, फील हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पॉलीमराइजेशन और नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ें और समझते हैं। चीज़ें क्या समझते हैं? स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस होती क्या है, या स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है।
व्हाट इज द मीन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो अभी हमने आपको बताया स्पॉन्टेनिटी टर्म आया था, अभी एंट्रोपी आया था वो क्लियर हुआ, अभी स्पॉन्टेनिटी पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है कि वो प्रोसेस जो खुद से हो जाए उन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वाभाविक प्रोसेस, सेल्फ अकरिंग। लेकिन यहाँ पे टाइम का मतलब नहीं है, टाइम कितना भी लग सकता है, अपने मन से हो जाए। अपने मन से क्या हो जाए का मतलब क्या है, पेपर है पेपर, ठीक है, छत पे पेपर पड़ा हुआ है, वो अपने मन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा भैया। छत पे पेपर पड़ा रहने दीजिए, 1 2 4 10 साल बाद उसमें बैक्टीरिया लग ही जाएंगे, और वो अपने मन से का मतलब उसका कोई मन नहीं है, बोल सकते हो सेल्फ अकरिंग होगी प्रोसेस, और धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पे माइक्रोब ग्रो होंगे और वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ये सेल्फ अकरिंग है। अब ऐसे आपके मन में आया कि ऐसे तो सब कुछ सेल्फ अकरिंग है, तो ऐसे सब कुछ सेल्फ अकरिंग नहीं है। क्या है, जैसे आपने पानी रख दिया नॉर्मल, जैसे मैं यूपी में या लखनऊ में रह रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिज के अंदर पानी रख दिया, फ्रीज़र के अंदर, और फ्रिज ऑन नहीं किया, ऑफ है, हमने कहा अपने मन से बर्फ़ बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी 2 दिन में, 4 दिन में, 2 4 10 साल 50 साल आने वाली जनरेशन देख ले बर्फ़, कम से कम नहीं, कभी बर्फ़ नहीं बनेगी वो। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये प्रोसेस हो गई ऑन स्पॉन्टेनियस। तो वो प्रोसेस जो सेल्फ अकरिंग हुई वो स्पॉन्टेनियस, जो नहीं हो रही वो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बात आई कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी, कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जो स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो इसके ऊपर बात आ रही है कि ऐसी कोई प्रोसेस जिनका डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, वो सेल्फ अकरिंग होती है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस जिनकी बढ़ रही हो वो सेल्फ अकरिंग है, मैंने कई बार बताया, अभी से पहले डिग्री ऑफ रैंडमनेस पे बहुत अच्छे से बात की है। बल्कि डेल्टा एच जिनका नेगेटिव हो वो क्या होंगे, डेल्टा एच मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, और वो किसी प्रोडक्ट में चेंज हुआ। यहाँ पर इसकी हीट कितनी थी, 100 थी, और यहाँ पर हीट कितनी है, वो मान लेते हैं 70 है, तो उसने कितनी हीट निकाल दी, उसने हीट निकाल दी 30 यूनिट, तो उसने हीट निकाल दी हीट रिलीज कर दी, तो हीट रिलीज कर दी तो माइनस में आएगी, बात समझो भैया, माइनस में आएगी, इसलिए डेल्टा एच को निगेटिव दिखाया जा रहा है, डेल्टा एच को, ठीक है, निगेटिव दिखाया जा रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास हीट ज़्यादा थी, हीट का मतलब एनर्जी ज़्यादा थी, एनर्जी ज़्यादा मतलब अनस्टेबल था, और वो चेंज हो गया प्रोडक्ट में, स्टेबल हो गया और हीट निकाल दी। ये प्रोसेस क्या होती है, खुद होती हैं, ये प्रोसेस खुद से होती है, स्वतः होती हैं, सेल्फ अकरिंग होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, जो भी समझ जाओ आप लोग, ठीक है। और देखें और क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखते जा रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस लेके चलते हैं। एक्चुअली मैं इस सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा फोकस करूँगा, थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी का बेस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिससे इस चैप्टर में इंटरेस्ट जग जाएगा आप लोग का। तो एक्सेप्शंस आ गए बहुत सारे, जैसे आइस, और आइस चेंज हो रहा है किस में, वाटर में। हमने बोला जब हीट निकली थी तब निगेटिव था, लेकिन आइस वाटर में चेंज हो गया। कौन ठंडा है, आइस का टेम्परेचर कम है, वह कौन ज़्यादा ठंडा है, आइस, तो वाटर गर्म है, तो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इसने हीट लिया होगा ना, हीट लिया होगा। तो यहाँ पे अगर हीट ली गई है तो इससे क्या पता चला, हमें हीट ले लेने से पता चला कि ये तो पॉजिटिव आया। पहले लोगों ने बोला कि अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ऐसी रिएक्शन अपने मन से होंगी, लेकिन एक्सेप्शन आ गया कि बताया देखो भैया आइस वाटर में चेंज हो रहा है, आइस वाटर में चेंज हो रहा है, तो जब वाटर में चेंज हो रहा है तो उसने हीट लिया होगा, और हीट लिया होगा तो ये पॉजिटिव हुआ। या और आगे बढ़ा लो एक कदम, वेपर्स में भी चेंज हो जाता अपने मन से, होता है कि नहीं होता अपने मन से। भैया बर्फ़ को निकालो अपनी नॉर्मल सेल्फ पे रख दो ऐसे ही,
तो वो पिघलेगा अपने मन से कि बाहर से फूकना पड़ेगा तुम्हें? नहीं, अपने मन से पिघल जा रहा है। इसका मतलब उसने हीट ले लिया और प्रोसेस अपने मन से हुई है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, प्रोसेस अपने मन से हो रही है। गैस पे नहीं चढ़ाना, उसको ऐसे ही रख दो, ऐसे ही पिघल जाएगा। इसका मतलब उसने अपने मन से हीट ले लिया है। जब ले लिया है तो वहाँ पर कितना आ रहा है? पॉजिटिव। और प्रोसेस हो रही है अपने मन से, मतलब वो इस रूल को फॉलो कर नहीं रहा है, तो ये हो गया एक्सेप्शन। या पानी को आप कमरे में ऐसे फैला दो, चले जाओ, शाम को आओ, कमरा सूखा मिलेगा, मतलब पानी सब उड़ गया। वाटर कहाँ चेंज हो गया है? वेपर्स में। वाटर में ये बॉन्ड थे इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इसमें चेंज हो गए, टूट गए। टूटने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना, तो एनर्जी तो लगी होगी यहाँ पर। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये हो रहा है। और एंट्रोपी वाला भी जरा सा देख लेते हैं। एंट्रोपी क्या है? आप चले गए घूमने लद्दाख, ठीक, और वहाँ पे पानी निकाल के रखा और वो पानी चेंज हो गया काहे में? आइस में। लिक्विड से सॉलिड में, अनऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड में। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3.5 थे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रहने दो करने को, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड, चलो कंफ्यूज ना होना बस भैया, सोचे रहना। और कितने हो गए? 4 हो गए। तो बॉन्ड्स का नंबर बढ़ा, बॉन्ड्स का नंबर बढ़ा तो एंट्रोपी घटी, एंट्रोपी घट गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एंट्रोपी घट गई, बॉन्ड्स का नंबर बढ़ गया, ये कौन सी बात हुई? ठीक है, या ऐसे समझो, अनऑर्डर्ड से वो ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। ऑर्डर्ड में चेंज थोड़ी नहीं होता है, अनऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड में चेंज हो गया, ऑर्डर्ड में नहीं चेंज होता है। प्रोसेस हमेशा कैसी होती है? अनऑर्डर्ड होती है, लेकिन ऐसा हो गया। मतलब अनऑर्डर्ड से ऑर्डर्ड में हो रहा है, मतलब डेल्टा एस किस में चली गई? माइनस में चली गई। इसमें डेल्टा एस माइनस में आ रही। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर से देख लो, वाटर से आइस बन गया, ठीक है, ऐसा बता दो। ज़्यादा बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, कन्फ्यूज हो कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में जाने पे एंट्रोपी घटती है, अभी हमने पीछे पढ़ा दिया, एंट्रोपी घटती है। और लेकिन ये हुआ अपने मन से है, ये बात जान लो। लद्दाख में आप गए, बहुत ठंड पड़ रही है, आपने लिक्विड वाला पानी निकाला और वो रखे रखे अपने मन से बर्फ़ बन गया। ये अपने मन से हुई है प्रोसेस, ये प्रोसेस अपने मन से हुई है, ठीक है, ये प्रोसेस अपने मन से हुई है। तो यहाँ पे हुआ क्या? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोसेस तो अपने मन से हो रही है, तो डेल्टा एस कैसा हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, लेकिन फिर भी डेल्टा एस निगेटिव आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। और देखो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा हो रहा होगा? डेल्टा एच लेकिन निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा एच भी निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा एच भी निगेटिव हो रहा है, ठीक है। वाटर ने अपने अंदर की हीट निकाल दी है, तभी तो ठंडी पड़ गई और क्या हो गई? आइस में चेंज हो गई। तो डेल्टा एच निगेटिव है, तो डेल्टा एच तो फॉलो कर रही बात को, डेल्टा एच निगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन डेल्टा एस जो है वो फॉलो नहीं कर रही, वो कह रही ऐसे कैसे स्पॉन्टेनियस हो गया। तो अब यहाँ पर हुआ डिस्प्यूट, उन डिस्प्यूट को दूर करने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। फिर अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी कि सर आपने बताया कि ये हो गया, फिर अब ये बता रहे हो, तो इतना जान लो कि ये दोनों जो रूल्स हैं ये हर समय फॉलो नहीं हो रहे थे। इसके लिए एक तीसरा रूल आया, या तीसरा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, उस कंसेप्ट को रिगार्ड कहा गया गिब्स फ्री एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी को समझेंगे। प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कलीग्स को शेयर कर दे, जूनियर्स को शेयर कर दे, सीनियर को शेयर कर दे। और इस तरह का वीडियो लगभग हर एग्जाम्स में ये काम आने वाली है, वो चाहे डीबीटी हो, चाहे CSIR हो, चाहे ICMR हो, या IIT JEM हो, या इंटर वाले बच्चे भी, नीट वाले बच्चों को भी ये काम आएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।